मॉर्निंग फ्रेंड। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जो चैप्टर हम लोग नया एक शुरू कर रहे हैं, उस नए चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो भी माइक्रोब्स हैं वो हम लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल हैं, किस तरीके से हमको मदद पहुंचाते हैं, कैसे इंसानों के लिए ये फ़ायदे कारक हैं, उसके बारे में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। सबसे पहले हमको यह चीज़ जानना पड़ेगा कि व्हाट आर माइक्रोब्स होते क्या हैं और माइक्रोब्स कहते किसको हैं। तो माइक्रोब्स वो चीज़ है जो कि हम लोगों को नेकेड आई के द्वारा नहीं दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि बायोलॉजी का 3 मेजर ब्रांच किया गया है। पहला ब्रांच है आपका बॉटनी का, जिसके अंतर्गत अगर इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोसिस्टम कहता है कि इस धरती पर बस 3 ही चीज़ है। एक है प्रोड्यूसर। तो जितने भी प्रोड्यूसर का अध्ययन या स्टडीज़ हम लोग जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं वो आपको बॉटनी में आ जाता है। रेस्ट अगला जो स्टेप आता है वो आता है कंज्यूमर का, जिसको कि हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये जो श्रेणी है, एक कंज्यूमर की श्रेणी, इसके अंतर्गत हम लोग जूलॉजी का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान। तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका डिकम्पोजर का, अपघटक इसको कहा जाता है हिंदी में। चूँकि मेरा बेसिक चीज़ है कि हम अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को ही ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं। तो अपघटक किसको कहते हैं, तो डिकम्पोजर का जो अध्ययन हम लोग स्टडी जो करते हैं वो आपका है माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर तो माइक्रोब्स का अध्ययन यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का आपको अध्ययन करना है। तो माइक्रोब्स किसको कहेंगे, तो माइक्रोब्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब हुआ जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको किंगडम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे किंगडम हैं। तो कुछ किंगडम्स ऐसे हैं जैसे कि आपको मोनेरा, ये बिलोंग्स करते हैं मोनेरा से। तो मोनेरा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपको आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें आपको आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स एट्सेट्रा। इसके बाद है किंगडम आपका फंगी में आपका है रस्ट, मॉड्स एट्सेट्रा। और किंगडम है आपका प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ में आपको आते हैं प्रोटोजोन्स। अब कहेंगे कि तब वायरस भी तो एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, नो डाउट। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना आप लोग कि वायरस जो है, वायरस एक ऐसा जीव है जिसको कि कनेक्टिंग लिंक माना गया है। कनेक्टिंग लिंक है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। ये लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो वायरस जिसको कि हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं, बॉर्डर लाइन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का यह बॉर्डर लाइन है विरिवाइड एंड प्रियॉन्स का। विरिवाइड जो कि वायरस जनित पार्टिकल थोड़ा सा प्रोटीन से अपना संरचना कुछ विकसित कर लेता है, तो इसको हम लोग विरिवाइड्स कहते हैं। और अगर यह प्रोटीन सबस्टांस का बना हुआ मॉलिक्यूल्स रह जाता है तो दैट इज कॉल्ड वायरसेस, जो कि एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है, कॉमन लाइन ऑर्गेनिज्म है, कॉमनली बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म इसको कह सकते हैं। ये आपको विरिवाइड्स और प्रियॉन्स के बीच की रचना है। और
वीरोइड्स और प्रियॉन्स में अंतर केवल इतना है कि थोड़ा सा प्रोटीन सबस्टांस का बना होता है वायरस। उससे थोड़ा सा अगर ऊपर का जनरेशन, ऊपर की रचना अगर थोड़ा सा अपने आप को डिवाइड कर लिया तो ये वीरोइड्स हो जाता है। लेकिन यह भी हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखाया जा सकता है, यह भी आप देख सकते हैं, यह भी आप माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो यह भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। पाया कहाँ कहाँ जाएगा माइक्रोब्स? तो माइक्रोब्स दुनिया का हर एक वो बायोस्फीयर में मौजूद है। उस बायोस्फीयर के अंतर्गत चाहे वो एयर हो, वाटर हो या सॉइल हो, हर जगह वो मौजूद होता है। अच्छा, बायोस्फीयर किसको कहेंगे? तो बायोस्फीयर वो एक सम्मिलित एरिया या सम्मिलित जोन होता है हमारे वायुमंडल का, हमारे एनवायरनमेंट का, जिसके अंतर्गत आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों आते हैं। तीनों एरिया जो आपस में मिलते हैं, मिल करके जो एक क्षेत्र बनाते हैं, उस क्षेत्र को ही बायोस्फीयर कहा जाता है। और यह जो बायोस्फीयर है, इन सारे बायोस्फीयर्स में आपको वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं। और माइक्रोब्स जो हैं सो केवल इन्हीं बायोस्फीयर्स में ही मौजूद नहीं हैं। माइक्रोब्स इन बायोस्फीयर के साथ साथ आपको एनिमल्स और प्लांट दोनों जगह पर भी मौजूद हैं, या तो एनिमल और प्लांट के बाहर या उनके शरीर के अंदर। अब दो रूप में रहेंगे, जब भी रहेंगे तो एक या तो पैथोजन के रूप में रहेंगे या फिर सिम्बायोंट के रूप में रहेंगे। अच्छा, पैथोजन किसको कहते हैं? तो पैथोजन कहते हैं अ डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं अ डिजीज काउजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों में डिजीज को काउज करे और हम लोगों में बीमारी फैलाए, उसको हम कहेंगे डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका एक बायोलॉजिकल टर्म दे दिया पैथोजन। दूसरा एक टर्म है आपका सिम्बायोंट का। तो सिम्बायोंट किसको कहते हैं? तो सिम्बायोंट उसको कहेंगे जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से संबंधित या पारस्परिक रूप से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो सिम्बायोंट रिलेशनशिप के साथ रह सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, इसकी बात की चर्चा अगर आप कीजिएगा तो एक आदमी को इंजरी हुआ, चोट लगा, घाव हो गया। घाव हुआ तो बहुत डीप घाव हुआ। अगर उसको टेटनस का सुई दिया गया तो ठीक, नहीं दिया गया तो उस बैक्टीरिया को अगर माइक्रोस्कोप में खोजा जाएगा तो वो घाव के उंड के सबसे अंतिम तह पर वो जाकर के मिलेगा, डीप इनसाइड द उंड। उसी प्रकार से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो गट हैं, उस गट में यह मौजूद होता है एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई इसको कहते हैं। तो ये इसकी व्यवस्था है रहने की। हम कह सकते हैं कि दुनिया में हर एक वो जगह जहाँ आप किसी भी जीव की कल्पना कर सकते हैं, उस जगह पर यह बैक्टीरिया या यह माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, चूँकि यह माइक्रोस्कोपिक होते हैं और
ये इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तो हैं ही, और इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। अब हर समय तो माइक्रोस्कोप लेके चलेगा नहीं आदमी, तो इसको डेवलप करना पड़ता है। इसका अगर स्टडी करना है तो इसको अपने हिसाब से हमको एक ग्रुप बनाना पड़ता है। जिस जगह पर आप इसका ग्रुपिंग कीजिएगा, जैसा कंडीशन, एक कंडीशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कंडीशन की जो व्यवस्था जो होती है उसको कहा जाता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में या बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। ध्यान केवल इतना रखना है कि वो कल्चर मीडिया एसेप्टिक कंडीशन का हो। एसेप्टिक कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि इसमें किसी और तरीके का दूसरे तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ न होने पाए। और जब यह अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं तो ये कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कॉलोनीज का निर्माण कर लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कॉलोनीज। और यह कॉलोनीज का निर्माण करते क्यों हैं? यह कॉलोनीज का निर्माण इस कारण से करते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। रिप्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन दिया जाए तो यह अपने फेवरेबल कंडीशन को प्राप्त करते हुए या 1 मिनट में बाइनरी फिशन करते हुए रिप्रोड्यूस कर लेता है। यानी 1 से 2 बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट, या 2 माइक्रोब्स के रूप में, हम बैक्टीरिया का चर्चा नहीं करेंगे, 1 से 2 माइक्रोब्स के रूप में यह अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, चूँकि यह चैप्टर ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित था तो हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो माइक्रोब्स हम लोगों के लिए दो तरफा बात है। ये हम लोगों के लिए हार्मफुल भी है और हम लोगों के लिए यूज़फुल भी है। ये हम लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाता है, हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। अब नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक इन नेचर है। पैथोजेनिक का चर्चा पहले ही कर लिए है। तो ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं और यह जो पैथोजेनिक अगर होंगे तो डिजीज़ काउज करेंगे, ज़बरदस्त इनमें इन्फेक्शस डिजीज़ काउज करेंगे। तो ये डिजीज़ केवल और केवल हम ही लोगों में काउज करते हैं ऐसी बात नहीं है। ये डिजीज़ आपको केवल और केवल इंसानों में काउज करते हैं ऐसी बात नहीं है। ये डिजीज़ आपको काउज करते हैं हम लोगों से रिलेटेड जो पेड़ पौधे हैं उनमें, और जो जानवर हैं एनिमल्स जिसको कैटल्स कहते हैं उनमें भी यह डिजीज़ काउज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हम लोगों का या आप लोगों का सबका घर में रखा हुआ खाना को बर्बाद कर देते हैं। घर में अगर फ्रिज ना हो तो सब खाना को बर्बाद कर देते हैं। तो सम ऑफ देम स्पॉइल आवर फूड ऑल्सो। और कुछ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं उनको भी यह बर्बाद करते हैं। तो बर्बाद करने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन इसका तो मतलब ये हो गया कि सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं सो हार्मफुल हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और ये क्या करता है, ये ह्यूमन वेलफेयर में मदद करता है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में विभिन्न प्रकारों से मदद करता है। अब किन प्रकारों से मदद करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि माइक्रोब्स का प्रयोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है। अब यह चीज़ तो आप जान गए कि माइक्रोब्स को आप
नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। माइक्रोब्स को जब भी देखना होगा तो क्या देखना होगा? माइक्रोब्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो है सो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है। अभी क्या बोले कि माइक्रोब्स को हम ऐसे तो देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए कल्चर करना पड़ेगा। तो अगर माइक्रोब्स को हमको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमको सबसे पहले ह्यूज लेवल यानी कि बृहत पैमाने पर उसका हमको जनरेशन करना पड़ेगा, तब जा कर के हमको मदद करेगा। जैसे हमारे आपके यहाँ तो दही दूध से बनता है, दूध से दही बनाने का काम करते हैं, तो उसमें आप 1 चम्मच तो कम से कम तो दही डालते ही होंगे। तो 1 चम्मच दही डालने का मतलब है आप लाखों की संख्या में माइक्रोब्स उसमें डाल देते हैं। तो अगर एक घर में आधा लीटर दूध को दही जमाने के लिए इतना माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर तो काफ़ी मात्रा में माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ये व्यवस्था है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में इनका प्रोडक्शन सबसे पहले करना पड़ेगा। लार्ज मतलब लार्ज, वेरी लार्ज। और वो जब प्रोडक्शन करने के लिए इसमें आपको माइक्रोबियल रिएक्शन कराना पड़ता है, कंटिन्यूअस होता रहता है कंटिन्यूअस माइक्रोबियल रिएक्शन। और उसमें क्या वो एक जनरल बर्तन में हो जाएगा? नहीं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वेसल होता है। उस स्पेशलाइज्ड वेसल को, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको याद रखिएगा। एक स्पेशलाइज्ड वेसल चाहिए। उस स्पेशलाइज्ड वेसल को हम लोग कहते हैं फर्मेंटर या फिर बायो रिएक्टर। अब फर्मेंटर या बायो रिएक्टर क्या होता है? तो फर्मेंटर या बोले या बायो रिएक्टर बोले, ये एक बहुत बड़ा वेसल होता है, बहुत बड़ा बर्तन होता है। उस बर्तन में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते रहता है। जैसे जैसे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते रहता है वैसे वैसे उसमें अपने ज़रूरत का माइक्रोब्स उसमें डालते रहते हैं हम लोग, ठीक है। और माइक्रोब्स उसमें दिया जाते रहता है ताकि हमारा काम होते रहे। बेसिक जो मैकेनिज़्म है फर्मेंटेशन के लिए वो ये है कि इसमें एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। इस चीज़ को याद रखना बुआ। कोई भी स्टूडेंट मेरा जो वीडियो देखते हैं, ये सब एक कॉमन टॉपिक है या एक स्पेसिफिक टॉपिक है। एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। अच्छा, एनारोबिक डिग्रेडेशन किसको कहते हैं? डिग्रेडेशन का मतलब हुआ टूट फूट, तोड़ना, विघटन। तो एक ऐसा विघटन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सो इट इज कॉल्ड एनारोबिक डिग्रेडेशन। बृहद पैमाने पर जो इसका प्रयोग जो होता है, सबसे पहला लाइन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बिवरेजेज। इसमें बिवरेजेस कहते हैं पेय पदार्थ को जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। पीने मतलब पेप्सी, कोका कोला, सारा चीज़ है। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बिवरेजेज में खास करके अगर दुनिया तो उसके पीछे पागल है अल्कोहलिक ड्रिंक पर। तो अल्कोहलिक ड्रिंक में आपको आते क्या सब हैं? वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, जिम है, रम है, ये सब सारा चीज़ है। तो ये सबको बनाया कैसे जाता है? बृहद पैमाने का स्केल का इंडस्ट्री है। तो यह सब जिस इंडस्ट्री में बनता है उस इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री। अब यह जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है इसमें आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किया किसका जाता है? तो फर्मेंटेशन करने के लिए कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल में आपको मौजूद होते हैं माल्टेड सीरियल, जो भी हमारे यहाँ अनाज होता है वो, और फ्रूट का जूस, उसमें से जितना भी मात्रा का ग्लूकोज है उसको निकाल लिया जाता है। और ग्लूकोज निकाल करके उसको फर्मेंटेशन में डाल दिया जाता है। फर्मेंटेशन में डालने के बाद अब ग्लूकोज निकाले तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 इट इज़ द फार्मूला ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला हुआ, इसको फर्मेंटेशन में डाले। अभी हमने ऊपर में क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिग्रेडेशन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेडेशन होता है तो C6H12O6 व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, तोड़ करके क्या करेंगे? तोड़ करके हम लोग एक ऐसा यूजफुल सब्सटेंस बनाएंगे जिनको ज़रूरत ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। तो यहाँ क्या तैयार होगा? यहाँ तैयार होगा C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH ये हो गया इथाइल अल्कोहल, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हमने बोला एनारोबिक डिग्रेडेशन। लेकिन द एक्चुअल रिएक्शन इज व्हाट? एक्चुअल रिएक्शन इज C6H12O6 इट इज कन्वर्टेड इनटू 2C2H5OH प्लस 2CO2। 2C2H5OH is nothing, it is the 2 molecules of ethanol। अब कहने का मतलब यह है कि अल्कोहल जो है कितना होगा? अल्कोहल की मात्रा डिपेंड करेगी, कितनी मात्रा अल्कोहल की होगी ये डिपेंड करेगी कि कौन सा रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ किए हैं, किस तरीके का रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया है, और किस तरीके का प्रोसेसिंग इसमें प्रयोग किया गया है। इस पर डिपेंड करेगा आपका अल्कोहल का मात्रा। अब कुछ ऐसे भी नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, क्या उसमें माइक्रोब्स का यूज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप देखिएगा कि आप अपने यहाँ अपने घर के लिए जाते हैं कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, आप अपने घर में जाते हैं चाय पत्ती ख़रीदने के लिए, तो आपको क्या कहते हैं कि भाई इसमें सुगंध है कि नहीं है। ये जो कॉफ़ी में सुगंध या आपके चाय पत्ती में सुगंध, ये सुगंध का मेन कारण होता है बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि आपको कॉफ़ी बीन्स है या फिर लीव्स ऑफ टोबैको में भी ऑल्सो टोबैको में है, और या फिर आपको क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ लीव्स है, टी लीव्स है, उसमें जो कुछ भी एरोमा जो डाला जाता है, सुगंधित जो डाला जाता है, तो ये सारा सुगंधित का जो काम है ये आपको इस माइक्रोब्स के द्वारा ही डाला जाता है। इसके बाद है एक ज़बरदस्त क्षेत्र है जहाँ पर माइक्रोब्स का बृहद पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। वो बृहद क्षेत्र आपका एंटीबायोटिक्स का है। सबसे पहले हमको तो यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? तो एंटीबायोटिक्स एक पदार्थ है, सब्सटेंस, ठीक है, एक चीज़ है जो हम लोग प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रोब्स से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जो दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोके,
उसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। दूसरे शब्दों में अगर आप इस चीज़ को मान लीजिए कि एक ऐसा माइक्रोब्स है ए नाम का, जो हम लोगों के लिए हानिकारक है। अब एक दूसरा माइक्रोब्स है बी, जो हम लोग उसमें से एक पदार्थ निकलता है या उसमें वो कैपेसिटी है कि वो ए के ग्रोथ को रोक देगा। तो हम उसके उस पदार्थ को यूज कर सकते हैं ना, ए के ग्रोथ को रोकने के लिए। अगर माइक्रोब्स बी से प्राप्त पदार्थ ए के ग्रोथ को रोक देगा तो उस कंडीशंस को ही या उस चीज़ को, उस पदार्थ को ही कहेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर अंग्रेजी में याद तो कर ही लीजिएगा आप लोग, हमको पता है कि एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस primarily produced by certain harmless microorganisms which in low concentration are antagonistic मतलब विरुद्ध, antagonistic to the growth of other microorganisms such as pathogenic bacteria। अब देखो, एंटीबायोटिक टर्म का यूज जो सबसे पहले जो किए थे वो किए थे सेलमैन वैक्समैन साहब। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी कभी पूछ देता है एंटीबायोटिक टर्म या एंटीबायोटिक, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक सेलमैन वैक्समैन साहब ने नहीं खोजा था। सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, लेकिन टर्म जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था सेलमैन वैक्समैन के द्वारा, और ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। वो ग्रीक वर्ड है एंटी और बायो। एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायो का मतलब है लाइफ। ये जो प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक्स का, जिसके द्वारा वो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है या हैम्पर करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का जो डिस्कवर्ड हुआ था वो तो अभी बता दिए, वो उसका खोज हुआ था पेनिसिलिन, और इसको खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में। एंटीबायोटिक आपको विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर दूसरे तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। आज के समय में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का खोज हो चुका है। अगर ईयरली आप बात करें तो मोर देन 300 एंटीबायोटिक्स पर डे आपको विकसित किए जाते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक्स का मेडिसिनल यूज़ क्या है। तो इस चीज़ को आप समझो कि एंटीबायोटिक्स का मेडिसिनल यूज़ ये है कि हम एक एंटीबायोटिक्स आप लेंगे और वो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करेगा। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले आपको क्विक रिस्पॉन्स करेगा, और क्विक रिस्पॉन्स करते हुए ये क्या काम करेगा, एक काम ये करेगा कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरापेटिक इफेक्ट होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर कहने की बात हो गई तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि ये एक से ज़्यादा बैक्टीरिया पर काम करता है या एक से ज़्यादा पैथोजन पर काम करता है। बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। तो एक से ज़्यादा पैथोजन पर काम करता है और यह वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। इसके बाद यह जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेसिस्टेंस को डेवलप नहीं करने देता है, किसी तरीके का कोई भी प्रकार का रेसिस्टेंस इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। होता है, हम ये नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और यह साइड इफ़ेक्ट जो है जैसे कि नर्वस डिजॉर्डर, एलर्जीज, इंडाइजेशन, ये सब नहीं होता है।
और यह जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, जो कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद है। अब मेडिसिनल यूज़, अगर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे तो मेडिसिनल यूज होगा, तो विभिन्न प्रकार के दवाओं में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोलेरा है, वूपिंग कफ है, डिप्थेरिया है, सिफिलिस है, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, टाइफाइड, इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हमारे जानवरों में होता है, कैटल में होता है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डायरिया हुआ, निमोनिया हुआ, यूटीआई हुआ। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद एंटीबायोटिक्स को हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट बैक्टीरियल डिजीजेज में प्रयोग करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटोज़, क्या कहते हैं, वाइल्ड फाइबर ऑफ टोमेटोज़, जस्ट लाइक ब्लैक लैक ऑफ पोटैटोज़, इन सबों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद एक और जगह पर इसका प्रयोग है एंटीबायोटिक का, वो है कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स का आप लोग खास करके फ्रेश मीट है या फिर फिश है और पोल्ट्री फीड है, तो उसमें एंटीबायोटिक को डाल दिया जाता है ताकि ख़राब नहीं हो। और एक आपको एनिमल फीड के रूप में, एनिमल फीड में उसको मिला दिया जाता है ताकि अगर उसके अंदर कोई बीमारी होगा तो उसमें उसको यूज़ किया जाता है, तो ये इम्प्रूव करता है एनिमल के ग्रोथ को। उसके बाद में अगला क्लास है आपका अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये हम अगले दिन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको नोट की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर मेरा, उस पर आप काइंडली हमको भेज दें, हम आपको नोट्स भेज देंगे इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।